हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी या मैं ICI ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक्स। इससे पहले हमने पढ़ा औद्योगिक वित्त, मतलब किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, विस्तारित करने के लिए, विकसित करने के लिए किस किस प्रकार के वित्त की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम औद्योगिक वित्त कहते हैं। तो औद्योगिक वित्त हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक्स, यानी मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक का अर्थ क्या होता है, इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक व्यवहारिक तरीके से बताते हैं कि औद्योगिक बैंक से अभिप्राय ऐसे बैंकों से है जो उद्योग धंधों के लिए अल्पकालीन नहीं, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना, यानी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए लॉन्ग पीरियड फाइनेंस और मिड पीरियड फाइनेंस की व्यवस्था करना, इसी को हम औद्योगिक बैंक कहते हैं। और भारत जैसे विकासशील देशों में या विकासशील या अल्प विकसित देशों में उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करना एक जोखिमपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक बैंक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिक बैंक का अर्थ क्या है। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक, इसको मैंने बना दिया IB मतलब इंडस्ट्रियल बैंक, और यह है इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्रियल बैंक का इस इंडस्ट्री के लिए क्या रोल है, इसी का हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं औद्योगिक बैंक का अर्थ से तात्पर्य, यानी यहाँ औद्योगिक बैंक से अभिप्राय उद्योग धंधों के लिए दो प्रकार से ऋण उपलब्ध कराती है। कौन? IB इंडस्ट्रियल बैंक किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए दो तरह से ऋण की व्यवस्था करती है। एक होता है मध्यकालीन, जिसको हम मिड पीरियड फाइनेंस कहते हैं, और दूसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। यानी ये इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल जो बैंक होता है, जो औद्योगिक बैंक होता है, किसी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए दो प्रकार से ऋण की व्यवस्था करता है। एक होता है मिड पीरियड फाइनेंस, मध्यकालीन ऋण, और दूसरा होता है दीर्घकालीन ऋण, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड फाइनेंस। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में औद्योगिक बैंक के द्वारा उद्योगों के लिए पूंजी की व्यवस्था करना एक जोखिमपूर्ण कार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी औद्योगिक बैंक उद्योग को स्थापित करने के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस उद्योग के लिए दो तरह के चालू पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है और अस्थाई पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी वेरिएबल कास्ट की भी आवश्यकता पड़ती है और फिक्स कास्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए ये औद्योगिक बैंक यहाँ पे मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती है। तो चालू पूंजी का मतलब और अस्थाई पूंजी का मतलब दोनों हम आपको बता देते हैं। यानी किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि, भवन, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन आदि की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग पीरियड फाइनेंस के लिए हमें इसको स्थापित करने के लिए पहले भूमि को खरीदना पड़ेगा, लैंड को परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। और लॉन्ग पीरियड के लिए, और उससे में हम इसमें जैसे जो टूल्स लगाते हैं, मशीन वगैरह लाते हैं, औजार लगाते हैं, इसमें भी बहुत भारी लागत लगती है, जिसके लिए भी हमें अस्थाई पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग पीरियड, जिसमें हम भवन बनाना, मकान बनाना, आवास बनाना है, इसके लिए भी हमें अस्थाई पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमि, भवन
और पूंजी यानी मशीन, टूल्स, औजार आदि के लिए हमें अस्थाई पूंजी की जरूरत पड़ती है, जो इंडस्ट्रियल बैंक के द्वारा हमें दीर्घकालीन ऋण की जरूरतें पड़ती है। और ये इंडस्ट्रियल बैंक इस उद्योगों को इन सब वस्तुओं को प्रोवाइड कराने के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करती है। और अस्थाई पूंजी का हो गया फिक्स कास्ट, जिसके अंदर कहते हैं। और वेरिएबल कास्ट का मतलब होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है, जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये सब चीज़ें तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ा तो रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमें श्रमिकों की ज़रूरत पड़ गई। श्रमिकों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो श्रमिकों की भी पूर्ति करने के लिए हमें कार्यशील पूंजी यानी वेरिएबल कास्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्टेशनरी के लिए, कुछ परिवहन लागत के लिए, विद्युत के लिए, जल के लिए, इन सभी काम को पूरा करने के लिए हमें इस इंडस्ट्री के लिए एक कार्यशील पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कमर्शियल बैंक के द्वारा पूरा कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक जो मनी मार्केट जिसको बोलते हैं, हमने देखा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, लॉन्ग पीरियड फाइनेंस को प्राप्त करने के लिए हम कैपिटल मार्केट का सहारा लेते हैं और शॉर्ट पीरियड फाइनेंस के लिए हम कमर्शियल बैंक यानी मनी मार्केट का हम सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस उद्योग बैंक का, औद्योगिक बैंक का जो कार्य है, इस छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करना ही औद्योगिक बैंक का कार्य कहलाता है। औद्योगिक बैंक से तात्पर्य कहलाता है। हम देखें कि उद्योगों में हमने बताया कि जो मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए हम एक चीज और परिभाषा देख सकते हैं कि उद्योगों में मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट संगठन की स्थापना की जाती है, उसे ही हम औद्योगिक बैंक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं उद्योगों की मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन मांग की पूर्ति के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की स्थापना की जाती है, उसी को हम औद्योगिक बैंक कहते हैं। यानी इसी को हम औद्योगिक बैंक कहते हैं कि इसी उद्योगों को मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाती है और इसी को हम बोलते हैं औद्योगिक बैंक। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम चलते हैं कि औद्योगिक बैंक का कार्य क्या है। यानी हम देख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक तो हो गया, लेकिन फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक की बात करते हैं। यानी औद्योगिक बैंक का कार्य करना, यानी हम देख सकते हैं कि ये औद्योगिक बैंक अंश का क्रय करना, अंश क्रय करना मतलब शेयर को परचेज करती है। इंडस्ट्रियल बैंक शेयर को परचेज करती है, किसके? इसके, ये औद्योगिक बैंक है, औद्योगिक बैंक के शेयर को परचेज करती है, खरीदती है इनको ऋण की व्यवस्था कराने के लिए। आप जानते होंगे शेयर का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब क्या होता है, यानी छोटा छोटा हिस्सा को ही हम अंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यवहारिक भाषा में दुर्गा पूजा के दौरान आपको एक मूर्ति बैठानी है, मूर्ति लगानी है और मूर्ति लगाने के लिए 2 लाख रुपया का खर्च आता है। किसी व्यक्ति से आप जाते हैं, कहते हैं हमको 2 लाख रुपया दे देते तो बड़ा अच्छा होता है। नहीं 2 लाख रुपया वो नहीं देगा, कहेगा नहीं यार 2 लाख रुपया हमको मूर्ति बैठाने के दे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हो सकता है कोई दानी दे ही देता हो, लेकिन अमूमन क्या होता है कि लोग देते नहीं हैं। एक आदमी के मतलब डोनेट से दुर्गा पूजा के द्वारा जो मूर्ति बैठाई जाती, ऐसा होता नहीं है। तो क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, काफ़ी लोगों से छोटा छोटा चंदा के रूप में वसूल करता है, चंदा के रूप में, और यहाँ पे छोटे छोटे चंदे से 2 लाख रुपए की पूर्ति हो जाती है। अगर दुर्गा पूजा के द्वारा
इसको लाभ मिला या नहीं मिला तो उसको बहुत ज़्यादा खलता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी राशियों से मिल करके अगर आपका 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया चला ही जाता तो चलो यार, चलो दुर्गा जी के नाम पे दे देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ही है कि किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए अगर किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के पास और जाए और कहे कि आप हमको इतनी धनराशि है, 2 करोड़ धनराशि दे दीजिए, लाभ होगा तो हम लाभ देंगे, हानि होगा तो हम हानि में आपको सहभागिता लेनी पड़ेगी, तो आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा। इस तरह से वो क्या करेगा, तब कंपनियां शेयर बेचती है, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के शेयर लोग खरीदते हैं बैंक, तो अंश का क्रय करना इस कंपनी के द्वारा अगर 2 करोड़ रुपए का शेयर अगर इस आईबी इंडस्ट्रियल बैंक के द्वारा परचेज कर लिया जाता है तो इसके पास आता है शेयर और इसके पास जाता है 2 करोड़ रुपया। यानी हम कह सकते हैं औद्योगिक बैंक का कार्य ये भी है कि औद्योगिक जो औद्योगिक इंडस्ट्री कंपनियां हैं, इस कंपनियों के शेयर को परचेज करना। ये शेयर परचेज करेगा और इनको पैसा मिल जाएगा, तब औद्योगिक विस्तार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शेयर जो है वो कैपिटल मार्केट का एक हिस्सा है जो लॉन्ग पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अगर कंपनी लाभ में आती है तो बैंक को प्रॉफिट भी देगी, अगर लॉस में जाती है तो इसका लॉस भी हो सकता है। अगर समता और प्रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, दोनों प्रकार, एक में क्या होता है कि जो पूर्वाधिकार शेयर होता है उसमें कंपनी को घाटा जाए या मुनाफा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो करार हुआ है उसका भुगतान कंपनी को करना अनिवार्य होता है और सबसे पहले वही पूर्वाधिकार शेयर का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा ऋण पत्र क्रय करना, ऋण पत्र क्रय ऋण पत्र क्रय करना, यानी जो यह इंडस्ट्रियल बैंक है, इन इंडस्ट्री का, उद्योग का ऋण पत्र क्रय करती है। ऋण पत्र जिसको हम डिबेंचर भी बोलते हैं, डिबेंचर, यानी ये जो कंपनियां होती है पैसा यानी वित्त की व्यवस्था करने के लिए, यानी कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ये क्या करती है, डिबेंचर भी जारी करती है, जिसको ऋण पत्र के नाम से हम जानते हैं। तो ये ऋण पत्र भी जारी करती है और ये जो इंडस्ट्री बैंक है, इन कंपनियों के द्वारा जारी ऋण पत्र जो डिबेंचर होता है, डिबेंचर भी कई प्रकार के होते हैं, उसके अंदर हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, कम समय में समझाने का प्रयास करते हैं। तो डिबेंचर का मतलब होता है कि लिखित शर्त रहित, समझिए कि एक पेपर होता है जिसमें धनराशियां लिखी होती है, और सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, ये कई तरह की होती है। तो ये सब जाने, इसमें कुछ जो धन, मान लीजिए 10,000 रुपये का ये डिबेंचर है, तो ये बैंक क्या करेगा, इनको 10,000 रुपया दे देगा और ये कागज जो है, ऋण पत्र है, वो अपने पास ले लेगा। यानी ये कि पेपर जारी करता है और ये पैसा दे करके इस 10,000 का, समझिए एक ऋण पत्र, वो परचेज कर लेता है अपने पास, और जैसे ही इसकी समयावधि पूरी होती है वो फिर इनको दे करके उतना पैसा भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो उद्योग है धन की व्यवस्था करने के लिए डिबेंचर जारी करता है, और ये जो औद्योगिक बैंक है इस डिबेंचर को क्या करता है, परचेज कर लेता है। जब परचेज करता है तो इनको पैसा देता है और ये अपने पास ये डिबेंचर अपने पास रख लेता है, और समय आने पे इसका भुगतान फिर इससे करके पैसा वापस ले लेता है। तो इस तरह से हमने देखा औद्योगिक बैंक के कार्य के अंतर्गत ऋण पत्र जारी करना। दूसरा है ऋण देना। यहाँ पे ये जो औद्योगिक बैंक है इन कंपनियों को क्या करता है कि फाइनेंस भी करता है, यानी फाइनेंस करता है मिड पीरियड का और लॉन्ग पीरियड का। मिड पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों तरह के ये फाइनेंस करता है। औद्योगिक बैंक औद्योगिक फाइनेंस करता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस करता है, जो इनको देता है ऋणों की गारंटी देना। कभी कभी क्या होता है, इनके पास पैसे न होने के कारण किसी अन्य संस्थानों से भी ऋण दिलवाता है, जिसकी वो गारंटी ले लेता है। कभी कभी क्या होता है कि ये नया कंपनी हो, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या विश्वास नहीं हो पाता है। मान लीजिए इस संस्थान से
ये इनको ऋण प्राप्त करना है, ये कह रहा नहीं मैं आपको जानता नहीं हूँ। ये क्या था कि गारंटी दे देता है कि नहीं भाई इनको दे दो, अगर कोई दिक्कत होता है तो तुम हमसे ले लेना, हम भुगतान करा देंगे। तो इस तरह से ये ऋणों की गारंटी भी देता है। बहुत सारे ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिसमें गारंटर पर करके इन संस्थाओं को ये ऋण उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं, जिसके बीच में कोई न कोई कमीशन वसूल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ऋणों की गारंटी देना। अभिगोपन का काम, अभिगोपन करने का मतलब ये होता है कि अभिगोपन यानी अगर औद्योगिक संस्थाएं हैं, यानी ये जो औद्योगिक संस्थान है, ये उद्योग है, ये क्या करता है कि अपने के द्वारा ये शेयर जारी करता है और इसके शेयर हो या डिबेंचर हो बिक नहीं पाता है, कोई खरीदार नहीं होता है। तो क्या करता है, अभिगोपन का मतलब होता है इनके द्वारा यानी इंडस्ट्री के द्वारा, उद्योग के द्वारा जो शेयर है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, जो जारी ये करते हैं, उसका अभिगोपन का मतलब है वो बेचवाने का काम करता है। मतलब अपना ब्रांडिंग लगा करके वो बेचवा देगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, किसी का शेयर नहीं बेच रहा, बिक रहा, तो अल्लाह दे दो मुझे, मैं बेच दूंगा। तो वहाँ पे SBI का एक लोगो लगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर शेयर बेचा जा रहा है तो इसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं होगा और निश्चित ही अच्छे शेयर होंगे जिसमें हमको प्रॉफिट होगा। और जो इसके बदले में ये क्या करता है, औद्योगिक बैंक कमीशन वसूल करता है। यानी ये क्या करता है, औद्योगिक बैंक ये इनके अभिगोपन का भी काम करता है, इनके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर आदि को बेचवाने का भी काम करता है, जिसके बदले में वो कमीशन वसूल करता है। जमाएं स्वीकार करना, यानी औद्योगिक बैंक इनके द्वारा और जनता के द्वारा दोनों तरह से जमाएं स्वीकार करती है। यानी जनता को प्रलोभन देती है कि कमर्शियल बैंक से अधिक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जिसके वजह से क्या करता है कि जनता भी यहाँ पे जमा स्वीकार करता है, मतलब जमा करता है और इनका जमा स्वीकार करता है भी, और इनके भी द्वारा जमा स्वीकार करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं औद्योगिक बैंक के कार्य करते हैं जमाएं स्वीकार करना। तकनीकी सलाह देना, यानी क्या करता है ये बैंक इनको समय समय पे तकनीकी सलाह भी देता रहता है कि इस आर्थिक सलाह भी देता रहता है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक बैंक क्या है, औद्योगिक बैंक के कार्य क्या है, इसको हमने समझने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में औद्योगिक बैंक की धीमी प्रगति के क्या कारण है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और 12 कॉमर्स के लिए हम चाहेंगे कि अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।